न्यूक्लिक एसिड क्या क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस है, ठीक। दूसरा पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर है। तीसरा हम लोगों का पेंटोज शुगर के बाद फॉस्फेट है, फॉस्फेट है, ठीक। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, एक है प्यूरीन और दूसरा है पिरिमिडीन। पिरिमिडीन पिरिमिडीन प्यूरीन भी दो टाइप के होते हैं, एक है एडनीन, एडनीन और दूसरा है ग्वानीन, ग्वानीन। और पिरिमिडीन थ्री टाइप के होते हैं, थायमीन, थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल, थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल, ठीक। पेंटोज शुगर भी टू टाइप के होते हैं बेटा। पेंटोज शुगर मतलब जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो हम लोगों का पेंटोज शुगर टू टाइप का, डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज, डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज। बात समझ गए। डीऑक्सीराइबोज प्रेजेंट इन डीएनए, in DNA, and ribose present in RNA, ribose present in RNA, RNA। कितनी बात क्लियर हो गई। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोगों को पढ़ना क्या है, यूनिट मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे इनहेरिटेंस कैसे होती है। तो वो मॉलिक्यूल जिसके बेसिस पे इनहेरिटेंस होती है वो है डीएनए। तो यूनिट ऑफ जेनेटिक्स हमारा डीएनए यानी जीन, और यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो डिस्कवर्ड बाय मिस्टर अल्टमान ने इसको न्यूक्लियन कहा। न्यूक्लिक एसिड के यूनिट है न्यूक्लियोटाइड, ये टू टाइप के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, आरएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन वायरस। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड देखेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड में क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस, प्यूरीन, पिरिमिडीन, एडेनिन, ग्वानिन, पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज, राइबोज इन आरएनए, डीऑक्सीराइबोज इन डीएनए। प्यूरीन टू टाइप के, एडेनिन एंड ग्वानिन, पिरिमिडीन थ्री टाइप के, थायमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। लिखिए। हो जाए तो बता देना बेटा। मैम वो आपने डीएनए का आगे क्या लिखा है, एक्ट्स एज द जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। act as a genetic material in prokaryotes and eukaryotes. तो बच्चों यस मैम हो गया। हो गया सबका, सब कर दें, सब कर दें। यस मैम हो गया। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड में क्या देखते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड में
न्यूक्लिक एसिड में यहाँ पे क्या देखते हैं, वन नाइट्रोजनस बेस combined with one pentose sugar, then nucleoside will form. Nucleoside will form and nucleoside combined with phosphate, then nucleotide will form. Nucleotide will form. Nucleotide बन जाता है, one nitrogen base combined with one pentose sugar, then nucleoside will form and nucleoside combined with phosphate, then nucleotide will form. यहाँ पे इन्होंने क्या देखा, one purine always combined with one pyrimidine. One purine always combined with one pyrimidine. ठीक, A by the help of hydrogen bond. By the help of hydrogen bond. ठीक, one purine always combined with one pyrimidine. एक purine इस pyrimidine से ही combine करेगी हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से. यहाँ पे इन्होंने देखा A always combined with T by the double hydrogen bond. यानी A double bond T. G always combined with C by triple hydrogen bond. यानी G always combined with C by the triple hydrogen bond. बात इतनी क्लियर हो गई. एक प्यूरिन को हमेशा एक pyrimidine से कंबाइन करना है, A combined with T by the double hydrogen bond, G combined with C by the triple hydrogen bond. एक नाइट्रोजन बेस एक पेंटोज शुगर से जुड़ता तो न्यूक्लियोसाइड, और जब इससे एक फॉस्फेट जुड़ जाता तो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है. कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पर आया पेंटोज शुगर, एडेनिन जुड़ा, डबल बॉन्ड T, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट जुड़ा, पेंटोज शुगर फॉस्फेट, ये एक न्यूक्लियोटाइड बनके तैयार हो गया है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड. अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. हेलो, देखो अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. तो डीएनए कैसा होता है, डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर होता है, लुक लाइक अ स्प्रिंग. लेकिन यूकैरियोटिक सेल में डबल हेलिक्स होता है. बात समझ गए, लिखो इसको. इतनी बात सबको क्लियर हो गई है.
इतनी बात सबको क्लियर है ना? यस मैम। मैं स्ट्रक्चर और बता दीजिए कैसा बनाया है आपने, क्या मतलब? देखो यहाँ पे हमने देखा क्या कि 1 नाइट्रोजन बेस को 124 शुगर से ज्वाइन करना है। तो जब एक नाइट्रोजन बेस एक शुगर से जुड़ा तो इतने को कहा हमने न्यूक्लियोसाइड, ये इतना हो गया न्यूक्लियोसाइड। और जब इससे एक फॉस्फेट जुड़ गया तो ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरीके से ये न्यूक्लियोटाइड दोनों बन के तैयार हुए। ओके मैम। बात समझ गया? और जब डीएनए में देखेंगे तो ऐसी ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन पाई जाएगी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनी होगी ऐसी ही। देख लेना तो बता देना बेटा। मैम हो गया। हो गया सबका? सबका हो गया? मैम ये सेल की शेप होगी डबल हेलिक्स और सर्कुलर? हाँ, डीएनए की शेप है ये। जब डीएनए किस टाइप का प्रोकैरियोटिक सेल में होगा, किस तरीके का यूकैरियोटिक सेल में होगा, ये बताया गया है। अब जरा देखो डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ रहे हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में क्या बोलते हैं? डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, मॉडल ऑफ डीएनए proposed by Watson and Crick, Watson and Crick, double helix model of DNA proposed by Watson and Crick। क्लियर हो? उसके बाद इन्होंने क्या बोला, डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। डीएनए हम लोगों के यहाँ कैसा बना होता है, इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पाई जाती है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन प्रेजेंट होती है। सब जगह जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स होता है, सब जगह डीएनए डबल हेलिक्स होता है, लेकिन एक जगह सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट है। और वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है SCIX174 पॉलीफेज वायरस, पॉलीफेज वायरस एंड S13 पॉलीफेज वायरस में प्रेजेंट होगा, पॉलीफेज वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होगा। अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। A always combined with T, sugar, phosphate, S, phosphate, high energy bond, sugar, G triple bond C, sugar, यहाँ पर sugar, C, sugar, high energy bond P, फिर P, फिर sugar, फिर C, फिर triple bond G, फिर sugar, फिर high energy bond P, फिर P, फिर हाई एनर्जी बॉन्ड, फिर सुगर, फिर T डबल बॉन्ड A, फिर S, फिर हाई एनर्जी बॉन्ड, फिर P, फिर P। देखो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल है, डबल हेलिक्स मॉडल है डीएनए का। इस डबल हेलिक्स मॉडल को हमने ओपन करके बनाया है, ठीक है। तो इतना एक हेलिक्स इसको ओपन कर दिया है। तो एक हेलिक्स की लेंथ होती है हमारी 34 एंगस्ट्रॉम, एक हेलिक्स की लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम। और एक हेलिक्स में 10 पैरेलल स्ट्रैंड होते हैं जिनका फॉर्मेशन नाइट्रोजन बेस आपस में जुड़कर करते हैं। 10 पैरेलल स्ट्रैंड होते हैं जिनका फॉर्मेशन नाइट्रोजन बेस आपस में मिलकर करते हैं। तो 10 पैरेलल स्ट्रैंड में से दो के बीच की डिस्टेंस हो गई 3.4 एंगस्ट्रॉम। डीएनए में 2 लॉन्ग चेन पाई जाती है, बैकबोन पाई जाती है
जिनका फॉर्मेशन शुगर एंड फॉस्फेट के मॉलिक्यूल ऑल्टरनेटिवली जोड़कर करते हैं, तो ये जो इनके बीच की डिस्टेंस होती है वो हो जाती है 20 एंगस्ट्रॉम। दो हेलिक्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 20 एंगस्ट्रॉम है, यानी 34 एंगस्ट्रॉम। 34 एंगस्ट्रॉम शुगर एंड फॉस्फेट के ये पूरा नाइट्रोजनस बेस बना है। नाइट्रोजनस बेस में दो ये पूरा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बना है। इसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पाई जाती हैं, एक नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर फॉस्फेट, एक न्यूक्लियोटाइड। इस तरीके से कई न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से हाई एनर्जी बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। कई न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से हाई एनर्जी बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। इसलिए डीएनए में in DNA, two polynucleotide chains are present. Nucleotide chains are present. बस समझ गए? टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन प्रेजेंट होती है डीएनए में। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बीच में हाई एनर्जी बॉन्ड पाया जाता है। हाई एनर्जी बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इस हाई एनर्जी बॉन्ड को हम लोग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के नेम से जानते हैं। बात समझिए? कौन सा फॉस्फोडाइस्टर वाला है जो मैं फॉस्फोडाइस्टर ये बॉन्ड। ये बॉन्ड जो है, ये जो बॉन्ड है इसको हाई एनर्जी बॉन्ड और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। इस बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है उसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। और इसमें दो लॉन्ग चेन पाई जाती है, इसका फॉर्मेशन शुगर एंड फॉस्फेट के मॉलिक्यूल अल्टरनेटिवली जुड़कर करते हैं। 10 पैरेलल स्ट्रैंड होंगे, 10 पैरेलल स्ट्रैंड होंगे। एक हेलिक्स लेंथ 34 है। 10 पैरेलल स्ट्रैंड है। 2 पैरेलल स्ट्रैंड के बीच की डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम है। 2 पैरेलल स्ट्रैंड के बीच की डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम है। और एक हेलिक्स में 10 पैरेलल स्ट्रैंड होते हैं। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बीच में हाई एनर्जी बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ए ऑलवेज कंबाइंड विद टी by the double hydrogen bond, G always combined with C by the triple hydrogen bond। जो पैरेलल स्ट्रैंड है उसका फॉर्मेशन नाइट्रोजनस बेस आपस में जोड़कर हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू करते हैं। नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़कर हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू करते हैं। मैम ये एस और बी कौन सा बॉन्ड बनाते हैं मैम? ऊपर जो है मैम ये एस, ये भी मैम ये हम लोग के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है हम लोगों के। केवल ये हाई मैम आप एनर्जी बॉन्ड लेबल है। कर दीजिए प्लीज। क्या चीज? मैम वो हाइड्रोजन बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लेबल कर दीजिए प्लीज। अच्छा। हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और केवल दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा। मैम वो कौन सी डिस्टेंस थी? 28 थी वो? नहीं 20 एंगस्ट्रॉम है। इन दोनों लॉन्ग चेन के बीच की डिस्टेंस 20 मैम एंगस्ट्रॉम। वो नीचे का दिख 30 नहीं रहा। हाँ 20 एंगस्ट्रॉम है, 20 एंगस्ट्रॉम। दिखा? यस मैम। 20 एंगस्ट्रॉम है। मैम इस 34 एंगस्ट्रॉम में 10 न्यूक्लियो टाइड्स होते हैं। हाँ 34 एंगस्ट्रॉम में 10 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। ठीक है, 10 न्यूक्लियोटाइड्स में 10 पैरेलल स्ट्रैंड होंगे, यानी एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर होंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये 5 है, ये 10 है, तो ये भी 10 होंगे। क्योंकि ए को टी से जुड़ना है तो टी होना चाहिए, जी को सी से जुड़ना है तो सी होना चाहिए। तो ये जितने होंगे उसके पैरेलल वो भी उतने होंगे। अगर तो मैम 10 इस है 5 तो 5 10, 10। नहीं 10 10 20, हम लोग कहेंगे 10 बेस पेयर प्रेजेंट है। एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर है, क्योंकि हमने क्या कहा कि एक हेलिक्स में 10 पैरेलल स्ट्रैंड है। बनाई हमने 5 है क्योंकि बहुत लंबा डीएनए हो जाएगा। 10 पैरेलल यस मैम। स्ट्रैंड है एक हेलिक्स में। जब 10 पैरेलल स्ट्रैंड है तभी तो दो के बीच की डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम है। 10 पैरेलल स्ट्रैंड होंगे तभी तो, अगर 10 से इसको डिवाइड करते हैं तो 3.4 आ जाएगा। 10 पैरेलल यस स्ट्रैंड है तो
डिस्टेंस, समझ गए? तो मैम वो जो आपने उधर डायग्राम बनाया है तो मैम उसका वो जो वैसे मोटा पार्ट है उसकी तरह है वो? हाँ, जैसे मान लो हमने ये डायग्राम बनाया है, तो हम ये डायग्राम बना के आपको क्या बता रहे हैं कि हमारा जो डीएनए है वो इस तरीके से क्वाइल्ड होता है। तो हमने क्या किया, इतने हेलिक्स को, एक हेलिक्स इतना हुआ, तो इस हेलिक्स को जैसे लैया चना का कोन होता है ऐसे पकड़ के बना लेते हैं ना, इस हेलिक्स को हमने ऐसे ओपन कर दिया है और ओपन करके बनाया है। देखिए ऐसे रोल करके प्रेजेंट, जैसे पेपर को रोल कर दें, रोल करके कोन बना लेते हैं, सॉफ्टी जैसा कोन बना लेते हैं, उस कोन की तरह ये मुड़कर बना हुआ है। तो हमने क्या किया, इस पूरे को ऐसे खोल दिया तो दोनों पेज ऐसे फ्रंट में आ जाएंगे। तो हमने ओपन करके इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ओपन स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ किया है। बात समझ गए? यस मैम। मैम एक बार मैम तो ये मैम और ये बता जो दीजिए। चलिए मैम पूछिए पूछो। मैम वो जो हाँ पैरेलल तो थोड़ा स्टैंड सा, आप बोल रहे हो, मैम वो जो पैरेलल स्टैंड आप बोल रहे हो तो मैम हाँ बोलो। वो जो पैरेलल स्टैंड है मैम वो, सॉरी है मैम, मैम वो जो पैरेलल स्टैंड है वो ए और टी का है? हाँ तो ये एटी, जीसी, सीजी, एटी, यही तो पैरेलल है। इसका मॉडल लैडर लाइक है। तो जैसे लैडर होता है सीढ़ी, सीढ़ी में समझ लो डंडे पकड़ के चढ़ने वाले, और ये पैर रख के चढ़ने वाली चीजें हैं। तो जो पैर रख के चढ़ने वाली चीजें हैं वो पैरेलल हो गई। तो इस पैरेलल का फॉर्मेशन दो नाइट्रोजनस बेस ने आपस में मिलकर किया है, और दो नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। इस पैरेलल स्ट्रैंड का फॉर्मेशन दो नाइट्रोजन बेस ने आपस में, दो नाइट्रोजन बेस है आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े, दो नाइट्रोजन बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह होंगी। तो इन्होंने कहा कि जब तक एक हेलिक्स में 10 पैरेलल स्ट्रैंड है, तो दो पैरेलल स्ट्रैंड के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो बीच की डिस्टेंस होगी 34 एंगस्ट्रॉम। दो पैरेलल स्ट्रैंड के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 34 एंगस्ट्रॉम। बात क्लियर हो गई बेटा? यस मैम। बात इतनी क्लियर हुई सबको कि नहीं हुई? हाँ भानु पूछो। 34 तो मैम उसके आई मीन 10 के बराबर होगी ना मैम, 10 की जो होगी। हाँ तो 10 की होगी। अगर ये पूरी 34 है तो हम तो यहाँ पे बना नहीं सकते ना कि 10 अगर बनाते तो यहाँ से लगातार 10 बनती है हमारी। तो हाँ हमने मैम। सपोज करके एक पार्ट बना लिया है, एज्यूम करके एक पार्ट बना लिया कि 5 अगर ऐसे हैं तो 5 और ऐसे होंगे। तो यस अगर मैम। कोई पूछेगा कि इन वन हेलिक्स हाउ मेनी बेस पेयर, तो आप बताएंगे 10 बेस पेयर, 10 बेस पेयर। अगर कोई पूछेगा हाउ मेनी बेस, तो बताओगे 20 बेस। यस मैम। समझ गए? यस उसके मैम। बाद अगर पूछा जाएगा हाउ मेनी पैरेलल स्टैंड्स आर प्रेजेंट, तो बताओगे 10 पैरेलल स्टैंड्स आर प्रेजेंट, क्योंकि 10 बेस पेयर है, 10 पैरेलल स्टैंड प्रेजेंट है। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल स्टैंड जो है, पैरेलल स्टैंड जो है वो है 3.4 एंगस्ट्रॉम, बिकॉज अ हेलिक्स लेंथ इज, अ हेलिक्स लेंथ है हमारी 34 एंगस्ट्रॉम। और अगर 34 एंगस्ट्रॉम हेलिक्स लेंथ है तो दो के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो 34/10 कर दे तो 3.4 आ जाएगा। मैम मुझे ये समझ में नहीं आया मैम, इन डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर प्रेजेंट। हाँ देखो ये एक डीएनए है, इसमें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड 2 3 4 5 6 ऐसे एक हेलिक्स की बात बता रहे हैं, एक हेलिक्स की बात। ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गई, मतलब एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन यानी एक चेन में, ये दो चेन है, एक चेन में एक न्यूक्लियोटाइड 2 3 4 5 ऐसे कई सारे हैं। तो एक यस हेलिक्स में मैम। जब 10 बेस पेयर है तो 10 तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो ही गए। 10 यस मैम। पॉलीन्यूक्लियोटाइड से जोड़ने के लिए 10 अपोजिट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चाहिए। तो जब ओके मैम। हम एक हेलिक्स की बात करते हैं, एक हेलिक्स की बात करते हैं, तो एक हेलिक्स में 10 है, तो सोचो पूरे डीएनए में मल्टीपल पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, मैनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं यस एक मैम। डीएनए यस में। मैनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, तो मैनी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि डीएनए के एक मॉलिक्यूल में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर प्रेजेंट। ओके और मैम। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हैं हाई एनर्जी बॉन्ड के थ्रू। दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हैं हाई एनर्जी बॉन्ड के थ्रू। हाई एनर्जी बॉन्ड का नाम है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। दो नाइट्रोजन बेस आपस में जुड़े हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, डबल और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। और शुगर और फॉस्फेट और ये नाइट्रोजन बेस और शुगर आपस में जुड़े हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू, यानी कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पर।
यहाँ मैम पर हम एक कहते हैं दो लॉन्ग। मैम हाँ एक बोलिए। हेलिक्स में 20 वो होंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। हाँ 20 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होंगी, मतलब एक हेलिक्स में अगर 10 बेस पेयर है तो 20 पॉलीन्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे। तभी हमने ओके। कहा 20 पाए जा रहे हैं, तो इसलिए बोलते हैं इन डीएनए मॉलिक्यूल पॉलीन्यूक्लियोटाइड 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि डीएनए का लेंथ, एक डीएनए का लेंथ 2 मीटर है। हम तो एंगस्ट्रॉम में ले रहे हैं, एक हेलिक्स का एंगस्ट्रॉम में ले रहे हैं, तो जब हम मीटर के फॉर्म में डिस्क्राइब करेंगे तो हमको पॉलीन्यूक्लियोटाइड हम काउंट नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या कहते हैं, अगर मोर देन 5 है तो हम पॉली वैसे भी कह देते हैं, मोर 5 तक तो हम काउंट कर सकते हैं, 5 से ज्यादा 7 8 9 10 लैरी कर रहे हैं तो फिर हम इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोल देते हैं। फिर हम देखते हैं कि डीएनए के दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में ये जो लेंथ है एक तरीके से बॉन्ड लेंथ ही तो बता रहे हैं, ये इसके बीच की डिस्टेंस तो बॉन्ड लेंथ ही तो बता रहे हैं कि इस पूरे बॉन्ड की लेंथ कितनी 20 एंगस्ट्रॉम। बात समझ रहे हो? यानी शुगर और फॉस्फेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 20 एंगस्ट्रॉम। और जब ये ऐसे क्वाइल करके रखा हुआ है, ऐसे ही क्वाइल करके पड़ा हुआ है, और जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा, ऐसे ओपन हो जाएगा। तो इस ओपन के बीच की डिस्टेंस हम बता रहे हैं 20 एंगस्ट्रॉम है। मतलब हमारा ए और टी और ए से एस और ए से एस, टी से एस जुड़ने की जो लेंथ है वो 20 एंगस्ट्रॉम, इससे कम में जुड़ेंगे नहीं कोलैप्स कर जाएंगे। और 20 एंगस्ट्रॉम जान ही रहोगे कितना माइन्यूट पॉइंट है, एंगस्ट्रॉम में कितना माइन्यूट पॉइंट है। बात समझ रहे हैं यस नहीं मैम, समझ रहे हैं? यस मैम, समझ गया मैम। दूसरी बात क्या बताइए कि हर जगह डीएनए हम लोगों का डबल स्टैंडर्ड है, हर जगह डबल स्टैंडर्ड है। लेकिन जो एक्सेप्शनल वही क्वेश्चन है हमारे लिए। तो जो एक्सेप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो एक्सेप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से SCI-X174 कॉलीफेज वायरस और S13 कॉलीफेज वायरस जो है, इन दोनों जगह पर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है, इन दोनों जगह पर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। बात समझ गए? और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सब जगह डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए? वो है पॉलीफेज वायरस, वो है पॉलीफेज वायरस जहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट है। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों? यस मैम। क्लियर हो गई? बनाओ इसको, बना भी लिया? यस मैम, बना। बना लिया? रब कर दें? रब कर दे बेटा? यस मैम, यस। अब देखो यहाँ पे क्या देखते हैं हम कि जो डीएनए है डीएनए की ज्वाइनिंग के लिए एक एंजाइम यूज होता है